नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। चीन के लिए आज का दिन बहुत बुरा साबित होने वाला है, क्योंकि करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली विस्फोटक तोप बोफोर्स अब लद्दाख पहुंचने जा रही है और एलएसी पर तैनात होने के बाद धोखेबाज ड्रैगन का शिकार करने वाली है। दूसरी ओर रणभूमि में भारत की ऊंचाई से दुश्मन देश में हाहाकार मचा हुआ है। जिनपिंग की सेना अब यह मान चुकी है कि वो एलएसी में ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। लाल सुल्तान को यह रिपोर्ट भी मिल चुकी है कि एलएसी पर भारत के एक सैनिक से टकराने के लिए उसको 9 सैनिक उतारने होंगे। उधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक बार फिर चीन पर गरजेंगे। संसद में राजनाथ की सिंह गर्जना के साथ ही ड्रैगन के पास जान बचाने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच कश्मीर पर आतंकिस्तान की साजिशों पर रोक नहीं लग रही है। आज सुबह सुबह भारत के शूरवीरों ने नापाक इरादों के साथ भारत में घुसे बाजवा के 3 शागिर्दों को जन्नत का रास्ता दिखा दिया है। इन तमाम अहम खबरों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा और सबसे पहले अब उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विवेक काटजू साहब हमारे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सैबल दास गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, चीन मामलों के जानकार माने जाते हैं। खासा वक्त बतौर पत्रकार इन्होंने बीजिंग में बिताया है। अभिषेक उपाध्याय एलएसी से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी डिप्लोमेसी पर बातचीत करने के लिए लाइव मौजूद हैं और इरफान कुरैशी हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर हमारे इस्लामाबाद के रिपोर्टर कसवर अब्बास भी नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी हिमाकतें हैं जिनका जिक्र करना आज लाजमी है। उन पर भी आज खुलकर बात होगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। श्रीनगर के बटमालू इलाके में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई है। एनकाउंटर में सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कुछ और आतंकी कहीं छुपे हुए तो नहीं हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर के बटमालू की ये तस्वीरें हैं और बाजवा के चेलों को जहन्नुम बेचने का काम आज हमारी फोर्सेस ने किया है। एक्शन में भारत के शेर नजर आ रहे हैं और देश के 3 दुश्मन ढेर किए जा चुके हैं। श्रीनगर के बटमालू में आतंकियों से मुठभेड़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से गोलियों की दड़दड़ाहट से गूंज उठा है ये पूरा इलाका और उसके बाद देश के दुश्मनों को कर दिया गया है ढेर। आपको बता दें ये लाइव तस्वीरें नहीं हैं, ये पहले की तस्वीरें हैं, ऑपरेशन के वक्त की तस्वीरें हैं, थोड़े देर पहले की। एक्शन में भारत के शेर नजर आ रहे हैं और मुठभेड़ में लेकिन सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त घाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्या अभी भी ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ और आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? देखिए समीर, पहले मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल उसी इलाके के बाहर वाले हिस्से पे खड़ा हूं जहां पर अंदर ये मुठभेड़ चल रही है। अभी तक 3 मिलिटेंट्स इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। रात को 2:30 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसके बाद 5 बजे के आसपास मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट बनाया गया था। ये जो 3 मिलिटेंट मारे गए इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई फिलहाल कि ये किस मिलिटेंट संगठन के हैं। ये जो ऑपरेशन है सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंटली कैरी किया और इस मुठभेड़ में एक स्थानीय महिला भी जिसकी मौत हो गई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हम खुद मौजूद थे अंदर इस इलाके में और जहाँ पर हमने देखा जगह जगह पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स लगातार बंद किए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी
चुनौती सुरक्षा बलों के लिए ये भी रहती है, खासतौर पर बटमालू जैसे हसास इलाके में, कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बरकरार रहे, क्योंकि लगातार 2:30 बजे से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, 5 बजे मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट किया गया और 3 मिलिटेंट्स फिलहाल इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। साथ ही साथ एक स्थानीय महिला की भी मौत हो गई है। 2 सीआरपीएफ के जवान जिसमें एक ऑफिसर डिप्टी कमांडर लेवल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरे इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 मिलिटेंट्स की डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है। हालांकि पहले जो जानकारी आ रही थी कि इस इलाके में 3 मिलिटेंट मौजूद है, मार गिराया गया है और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी इस वक्त बटमालू में ही मौजूद है और वहां से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। इरफान, ख्याल रखिए अपना, आगे भी आपसे और ताजा जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सीज फायर वायलेशन किया है। बालाकोट और मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार और छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है, मोर्टार दागे गए हैं। भारत ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बालाकोट और मेंढर सेक्टर में लगातार देखिए आप सीज फायर वायलेशन की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और यह सिलसिला लगातार जारी है। साफ नजर आता है कि चीन की शह पर पाकिस्तान किस तरह से सीमावर्ती इलाकों में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। और अब एक बड़ी खबर चीन के खिलाफ तैयारी से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर है, जल्द एलएसी पर गरजेंगी बोफोर्स तोपें। लद्दाख में तैनात हुई करगिल का युद्ध जिताने वाली तोप, ये बड़ी खबर है। चीन को छक्के छुड़ाने के लिए बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी गई है। अब एलएसी पर चीन की तरफ मुड़ा एलएसी पर बोफोर्स तोप का मुंह। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बोफोर्स तोपों की, जिन्होंने अपना जलवा दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ करगिल युद्ध में और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब इन बोफोर्स तोपों का मुंह चीन की तरफ मोड़ दिया गया है, एलएसी पर इन्हें तैनात कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ एलएसी पर तैनाती की तस्वीरें और दूसरी तरफ बोफोर्स तोपों का जलवा। तो एलएसी पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की पुख्ता तैयारी कर ली गई है और यह पुख्ता तैयारी आप इन तस्वीरों के जरिए इस वक्त देख रहे हैं। एलएसी पर चीन की ओर बोफोर्स तोप का मुंह मुड़ चुका है। देखिए एलएसी से हमारे संवाददाता, हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम इस समय फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे हैं और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं एक बोफोर्स तोप के पास खड़ा हूँ। दरअसल बोफोर्स की जो रेंज है करीबन 30 से 35 किलोमीटर के 155 mm की हेवी बोफोर्स तोप है और काफ़ी लंबे समय से भारतीय सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। करगिल में ये वही गेम चेंजर है जिसने पहाड़ियों से हमारे दुश्मन को नीचे आने को मजबूर किया और पहाड़ियों पर ऐसा सपाट किया कि वो कभी हमारी टेक्टिकल पोजीशन पे वो काबिज ही न रह पाए। आज हम इसी एलएसी के ऊपर मौजूद है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे इस बोफोर्स तोप का जो एक इसकी मेंटेनेंस की जा रही है और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस के ऊपर ये मेंटेनेंस की जा रही है ताकि इनका इस्तेमाल जो है वो इन लोकेशंस पे की जानी है। यानी 15,000 20,000 की ऊंचाई पर, फीट की ऊंचाई पर इनका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको याद हो करगिल में भी इन्हीं तोपों के इस्तेमाल से हमने वो जंग जीती थी। यही वजह है कि ना सिर्फ हमारे टैंक्स बल्कि आर्टिलरी गन्स को भी इन इलाकों में तैनात किया जा रहा है। इनकी मोबिलाइजेशन की कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेटेड होकर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मोबिलाइजेशन की और इन तोपों को, टैंक्स को खास तौर पर फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में ले जाया गया। बोफोर्स तोप की सबसे खास बात यह है कि ये करीबन इसकी जो रेंज है 35 किलोमीटर की करीब है और ये भारत के पास एक सबसे कहते हैं कि एक अचूक या फिर एक सबसे भरोसेमंद हथियार वो है। काफ़ी लंबे समय से 2 दशक से ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। करगिल में इसको गेम चेंजर कहा जाता है। करगिल की हाइट्स पे से जब दुश्मन वहाँ टेक्टिकल पोजीशन ले बैठा था तो उसको उतारने में इसने सबसे ज़्यादा मदद की। और आज भी जब हम फिंगर 4 या दूसरे इलाकों की बात कर रहे हैं, साउथ पैंगोंगत्सो की बात कर रहे हैं, तो ये आर्टिलरी गन्स
गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकती है, क्योंकि इनका इस्तेमाल होना, इनका डिप्लॉयमेंट होना हमारे लिए एक टैक्टिकल एज देगा, हमें एक टैक्टिकल पोजीशन देगा, या फिर आप कह सकते हैं कि हमें एक बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। आज फॉरवर्ड लोकेशन से TV9 भारतवर्ष आपको हर एक जानकारियां दे रहा है, हर एक जानकारियों तक पहुंचा रहा है, वो इसलिए ताकि हम अपनी पोजीशनिंग या आपको बता सकें कि हम कितने मजबूत हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, बड़ी बात है और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने सुमित चौधरी की देखी, किस तरह से फॉरवर्ड पोस्ट से उन्होंने हमें यह जानकारी दी कि बोफोर्स तोपें वहां पर तैनात कर दी गई हैं, सीधे रुख करेंगे LAC का। वहां से इस वक्त अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर चीन के माथे पर शिकन लाने वाली, चीन की चिंता बढ़ाने वाली यह खबर है। बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी गई है, जिसका जलवा देख चुका है पाकिस्तान, अब देखेगा चीन। बिल्कुल, और देखिए सबसे अहम बात है कि ये जो पीछे आपको ये जो ऊंचाइयां दिखाई पड़ रही हैं, ये जो चोटियां दिखाई पड़ रही हैं, बोफोर्स तोप यहाँ के लिए अचूक मानी जाती हैं। लो एंगल और हाई एंगल दोनों ही तरह से स्ट्राइक करने में सक्षम है। कारगिल में अपना पूरा जौहर दिखा चुकी हैं, और बोफोर्स तोपें जो है वो इस बात का इंडिकेट हैं कि पूरी की LAC की जो पूरी सीमा है वो भारत ने इस कदर इसको अभेद्य बना दिया है कि चीन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है सिवाय इसके कि वो प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करे और साइकोलॉजिकल वारफेयर को आगे बढ़ाए। जमीन पर उसके लिए सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं। समीर, जमीन पर उसके लिए सारे ऑप्शंस बंद हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, कितना अहम मानते हैं आप इस फैसले को, जिस तरह से अब बोफोर्स तोपों की भी तैनाती कर दी गई है? LAC पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद पूरी तरह से नजर आ रही है, और अब कहीं ना कहीं चीन घुटनों पर नजर आ रहा है। जहां तक हमारी आर्टिलरी की गन्स का सवाल है, बोफोर्स एक इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम है, और ये अच्छी बात है कि वो भी उस इलाके में पहुंच गई है। मेरा तो ख्याल था ये पहले से उधर पहुंच गई होगी, लेकिन आपको शायद ज्यादा मालूम है। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे इलाके में अभी जो हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है और जो चीन की डिप्लॉयमेंट है, हमको हमारा ग्रेटेस्ट वॉर विनिंग फैक्टर है हमारा जवान। हमारा जवान माउंटेन वॉरफेयर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन सोल्जर है, जबकि चीन के बारे में ये शायद नहीं कहा जा सकता। जहां तक वेपन सिस्टम की बात है, बोथ इंडिया और चाइना कोई बराबर के हैं, लेकिन लड़ाइयां सिर्फ वेपन सिस्टम से नहीं जीती जाती। लड़ाइयां जीती जाती हैं आपकी पोजीशन से और आपके जवानों के हौसले से, जिस चीज में हमारे जवान बहुत अव्वल है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे सर आप हमारे साथ। राजन कोचर साहब का भी मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं। अब TV9 भारतवर्ष आपको भारत का एक सीक्रेट हथियार दिखाने जा रहा है, जिस सीक्रेट हथियार का नाम सुनते ही चीन को पाकिस्तान का हश्र याद आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ही कहता है कि उस पर भारत का यह सीक्रेट हथियार एक बार कहर बरपा चुका है, कहर ढा चुका है, और अगर यह चीन के खिलाफ भी निकल गया तो उसकी रोबोट सेना का अंजाम सोचने से भी ज्यादा बुरा होगा। इस सीक्रेट हथियार की ताकत ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम जिस हथियार की बात कर रहे हैं वो है काली। काली इतना ताकतवर है कि बिना आवाज और बिना धमाके के हिमालय में एवलांच ला सकता है, और PLA की सेना चंद सेकंड में बर्फ में दफन हो सकती है। और अब यह खतरा मंडरा रहा है PLA पर, और इसीलिए डरा हुआ नजर आ रहा है, चीन बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। सीक्रेट हथियार एक वार से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को हवा में आग का गोला बना सकता है, जैसा हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। साक्षात यही नहीं, दुश्मन का ताकतवर टैंक भी सीक्रेट हथियार का अटैक नहीं सह सकता। ये देखिए, और उसके इस तरह से परखच्चे उड़ सकते हैं। टैंक, एयरक्राफ्ट के साथ ही मिसाइल लॉन्चर और उसका पूरा इंस्टॉलेशन तबाह करना भी काली के लिए चंद सेकंड का काम है। यानी काली एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जिसका एक वार युद्ध में चीन के लिए काल साबित हो जाएगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त और हमारे पास आ रही है, वो आपको बता दें। जंग से पहले चीनी सेना के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। PLA के मुकाबले भारतीय सेना 30 मंजिल की ऊंचाई पर है, 30 मंजिल की ऊंचाई पर।
ऊंची चोटियों पर भारत के कब्जे से चीन में इस वक्त खलबली मची हुई है। जिस तरह से स्ट्रैटेजिक हाइट्स पर हमने कब्जा किया हुआ है, भारत का एक जवान चीन के 9 सैनिकों पर भारी है। LAC पर भारत की तैयारी बहुत जबरदस्त है और अब इस बात को, इस सच को चीनी एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऊंची चोटियों पर हमला बहुत मुश्किल होगा, यह खुद चीनी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो ऊंची चोटियों पर भारत के कब्जे से इस वक्त चीन बौखलाया हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि जवाब दे नहीं पा रहा है। सरहद पर हमारी तैयारी इतनी पुख्ता है, तो 5000 मीटर पर हमारी सेना है। यह देखिए, ड्रैगन पंगा मत लेना, यह सीधा संदेश है, कड़ा मैसेज है चीन के लिए, जिनपिंग के लिए। ऑपरेशन ब्लैक टॉप के बाद चीन के इरादे वैसे ही बहुत पस्त हैं। ऊंची चोटियों पर भारत के कब्जे से चीनी सेना घबराई हुई नजर आ रही है, इसका तोड़ कोई नजर नहीं आ रहा है। भारत 30वीं मंजिल पर, तो चीन के ग्राउंड पर होने जैसे हालात हैं। हिंदुस्तान 30वीं मंजिल पर और चीन बिल्कुल नीचे, यह इस वक्त स्थिति है। भारत के एक जवान से मुकाबले के लिए चीन को वैसे भी 9 सैनिकों की जरूरत पड़ती है। इतने बुलंद हौसलों के साथ LAC पर हमारे जवान टिके हुए हैं। भारत के जवानों पर हमला करना चीन के लिए ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किल है। सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड पर भारतीय सेना को माउंटेन वॉर का अनुभव है। सियाचिन याद कीजिए, सियाचिन में 6700 मीटर की ऊंचाई पर 1984 में भारत ने जंग जीती है। लद्दाख में चीन ने एक भी हिमाकत की तो अब उसे मुंह की खानी पड़ेगी। यह सीधा मैसेज चीन के लिए है, शी जिनपिंग की सेना के लिए है। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता लगातार LAC से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये सारी तैयारियां ये साफ जाहिर कर रही हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति इन दुर्गम पहाड़ियों पर, इन दुर्गम चोटियों पर कितनी मजबूत हो चुकी है। देखिए, ये बात एकदम मानी ही बात है कि माउंटेन वारफेयर में कोई सानी नहीं है भारतीय जवानों का और चीन का कोई मुकाबला नहीं है। और इसका नतीजा देखिए, ये जो बातें हम आप कह रहे हैं, इसका सबूत कौन दे रहा है? खुद चीन इसका सबूत वो दे रहा है। लगातार वो हमसे कह रहा है कि सर्दियां आ रही हैं, आप नहीं टिक पाएंगे, आप पीछे हट जाइए। आप सोचिए, कोई अपने दुश्मन को ये सलाह देता है कि आप पीछे हट जाइए इस फिक्र से कि सर्दियां आ रही है, आप टिक नहीं पाएंगे। हाँ। ये वो जानता है, ये उनके जो रणनीतिकार है उनको पता है कि हमारे जवान यहां पर -40 वो सियाचिन में ऑलरेडी टिके हुए हैं, वो यहां भी टिक गए हैं और साजो सामान के साथ टिक गए हैं। बोफोर्स आ रही है, T-90 टैंक है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, पूरा एयर पावर का सपोर्ट है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि चुशूल के साउथ या नॉर्थ में हो, ये पूरी 1547 किलोमीटर की जो लद्दाख की सीमा है, खास तौर पर वहां पर ये पूरी की पूरी तैयारी है। तो ये उसको मालूम पड़ रहा है। और हमारी जो स्ट्राइक रेंज है, हमारी स्ट्राइक रेंज में चीन का पूरा इंस्टॉलेशन है, चीन का गैरिसन है और इसीलिए चीन बार बार इस बात की सलाह दे रहा है या अपनी कमजोरी को जाहिर कर रहा है कि वो इन सर्दियों में हमसे नहीं लड़ पाएगा। क्या बात है, बहुत खूब, जबरदस्त तैयारी है इस वक्त सरहद पर। और विवेक काटजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काटजू साहब, देखिए ग्राउंड पर तो तैयारियां जबरदस्त हैं और इससे कहीं ना कहीं चीन का जो रुख सॉफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, उसका अंदेशा भी हमें हो रहा है। लेकिन क्या बातचीत के लेवल पर जब मसले को हल करने की कोशिश, क्योंकि वो जारी है, वो भी चल रही है, उसमें कोई बदलाव चीन के रुख में इससे हम एक्सपेक्ट करें क्या? देखिए, अभी तक चीन ने कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग की तारीख भी नहीं दी। तो इससे ये लगता है कि हमें वास्तविकता से दूर नहीं जाना चाहिए जी। हमारी तैयारी पूरी, हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला बातचीत से सुलझ जाएगा और चीन ने जो एक आक्रामक रूप अपनाया है और जो कदम उठाए थे अप्रैल के बाद, वो कदमों को वो पीछे लेगा। लेकिन इस वक्त जयशंकर जी और वांगी की बातचीत के बाद जो मामले, जो आगे बढ़नी थी बात, जो निर्णय लिए गए थे उनको कार्यान्वित तो फिर फौजी बातचीत के जरिए होगी। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक उसमें चीन ने कोई कदम उठाए। इसलिए हमें सतर्क पूर्ण रूप से रहना है और ये मान के चलना है कि ये लड़ाई ये जो तैनाती है ये लंबे अवसर तक चलेगी। और मेरा मानना है कि ये हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जी। जैसे कि
LOC पर हमारी पूरी तैनाती है और पूर्ण हम सुरक्षा करते हैं और जवाब देते हैं, उसी तरह LAC पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के विरुद्ध हमें पूरी तैनाती करनी पड़ेगी। ये मामला बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं काटजू साहब, बहुत अहम बात आपने कही और आपकी बातों से जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है उसका जवाब मुझे लगता है मनीष झा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मनीष, देखिए, विदेश मंत्रियों की मुलाकात में कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो बनी ही थी कि अब मसले का हल जो है वो शायद निकल सके, लेकिन कमांडर लेवल की तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। फिर आगे हुआ क्या? बिल्कुल सही कहा समीर आपने, और मैं काटजू सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, 10 सितंबर के बाद आज आप देखिए 17 सितंबर है, 8 दिन हो गए। उम्मीद की जा रही थी कि 1 ही 2 दिन के भीतर कमांडर लेवल की बातचीत होगी, लेकिन अभी तक वो मीटिंग शेड्यूल नहीं हुई है। दूसरी बात क्या है कि पहले यह कहा जा रहा था कि दोनों देश गंभीरता से एक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, और पिछले 2-3 दिन से चीन की भाषा बदलने लगी है। एक बार फिर से वो कहने लगा है कि अब भारत को तय करना है, ये जिम्मेदारी भारत की है। तो ये भी बदलाव है। अब आज की जो अहम घटना होने वाली है वो है कि ब्रिक्स के NSA लेवल की मीटिंग होगी। अब इसका ताल्लुक देखिए कि संयोग की बात है कि जब डोकलाम का विवाद हुआ था तब भी ब्रिक्स के NSA स्तर की बातचीत हुई थी, लेकिन उस समय फिजिकल मीटिंग हो रही थी तो बीजिंग में हमारे NSA अजीत डोभाल गए थे, और अलग से जब बायलैटरल मीटिंग हो रही थी तब जो चीन के NSA हैं यांग जेची, उन्होंने डोभाल साहब से कहा कि ये बताइए क्या डोकलाम आपका है? तो डोभाल साहब ने उसका जवाब दिया था कि ये बताइए हर डिस्प्यूटेड लैंड अपने आप चीन का हो जाता है। तो इस तरह के टोन में बातचीत हुई थी। अच्छा। आज जब दोनों NSA एक बार फिर ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर होंगे और वो अपनी अपनी बात जिस तरह से रखेंगे, मुझे लगता है उससे भी एक पता चलेगा कि भारत और चीन अभी किस पोजीशन में। बिल्कुल सही कहा आपने मनीष, और उस पर भी हमारी नजर रहेगी, TV9 भारतवर्ष की नजर रहेगी। एक बड़ी खबर और हमारे पास आ रही है, वो बता दें, तैयारी से ही जुड़ी है। LAC पर भारत की तैयारी से खौफ में है चीन ने भारत की तैयारियों को अब अधूरा बताया है। सेना की तैयारी मनोवैज्ञानिक बढ़त की कोशिश है, ये चीन कह रहा है। सर्दियों के लिए रसद जुटा रहा है भारत। बर्फीला मौसम भारतीय सैनिकों के लिए बड़ी चुनौती होगा, ये चीन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। आप देखिए, दरअसल हकीकत यह है कि चीन के जवान खुद डरे हुए हैं कि सर्दियों में क्या हाल होगा इन बर्फीली पहाड़ियों पर, और डर जो है, जो खतरा है, वो इस तरह से सामने आ रहा है। LAC पर भारत से पिटने के बाद दरअसल चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने भारतीय सैनिकों से की PLA की तुलना। ग्लेशियर पर चीन के मुकाबले कमजोर है भारत। LAC पर भारत से बेहतर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये चीन कह रहा है। ऊंची चोटियों पर जल्द पहुंचने में सक्षम है PLA, ये चीन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मनीष झा जिस बात का जिक्र कर रहे थे NSAs की मीटिंग का, उससे जुड़ी हुई एक अहम खबर है। आज शाम 4 बजे ब्रिक्स देशों के NSAs की बैठक होगी। बैठक में भारत, चीन के NSA भी शामिल होंगे। सीमा पर तनाव के बीच हो रही है ब्रिक्स की बैठक, और भारत और चीन के NSA के बीच बातचीत की संभावना कम ही नजर आ रही है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे 5 देशों के NSAs, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और भारत और चीन के NSAs के बीच में ऐसे माहौल में जब तनाव चरम पर नजर आ रहा है, क्या बातचीत हो सकती है, ये बहुत अहम होगा जानना। सैबल दास गुप्ता साहब, क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? ऐसे माहौल में कुछ बातचीत आगे बढ़ेगी क्या NSAs के बीच? देखिए, माहौल तो बिगड़ता जा रहा है, ये साफ है जी। कि पहले ये माना जाता था कि ज्यादातर जो बॉर्डर में प्रॉब्लम है वो कमांडर लेवल पे होती है, लेकिन अब इनका डायरेक्ट हाथ ये नजर आ रहा है, क्योंकि अलर्ट के दूसरे नंबर पर PLA को रखा गया है। PLA के 4 लेवल्स ऑफ अलर्ट होते हैं, उसमें से दूसरा लेवल, पहला लेवल यह है कि आप मान के चलते युद्ध होगा। दूसरा लेवल यह है कि युद्ध की तैयारी में लगे रहिए। वो तैयारी के लेवल पे आ चुके हैं कि जो पहली बार वो बहुत सालों में सेकेंड लेवल की तैयारी आई है, मतलब ये टॉप में से ऑर्डर्स आए हैं। तो ये दोनों तरफ काम कर रहे हैं, एक तरफ बढ़ा भी रहे हैं और दूसरी बातचीत, और दूसरी तरफ अपनी तैयारी भी जारी रखे हैं। इसको एक और तरीके से देखिए जी, चीन उस लेवल पे नहीं आई है कि अपने प्रजा को तैयार करे,
कल जितने भी चीनी अखबारों में, चाइनीज अखबारों में हेडलाइंस और स्टोरीज छपी है उसकी लिस्टिंग हुई है। एक थिंक टैंक ने ये बताया कि अब पहले 8 टॉप स्टोरीज में से भारत बिल्कुल नहीं था। चीनी प्रजा को लड़ाई के लिए अभी भी तैयार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक बार वो तैयार कर दें तो पीछा हट नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिटिकली वो लड़ाई का माहौल को अवॉइड बिल्कुल सैबल साहब, आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर साहब मौजूद है। कोचर साहब, आप इस वक्त चीन के रुख को कैसे एनालाइज करेंगे, और जो हमारी सरहद पर LAC पर जबरदस्त तैयारियां हैं, क्या ये माना जाए कि वाकई चीन इस वक्त दबाव में है? समीर, बेशक चीन दबाव में है, और ये असेसमेंट LAC में फौज ने भी अपनी करी है कि नवंबर के महीने तक ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी और तनावपूर्ण रहेगी। और मुझे एक इसका जो है एनालिसिस ये है कि चीन और भी हरकत कर सकता है अगले 1-1.5 महीने में जी। और खास तौर पे देप्सांग प्लेन में, चुशूल बोल में, और अरुणाचल प्रदेश के लोहित वैली के एरिया में। बिकॉज अगर जो भी हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं आज की डेट में जी, वो ये दिखाती है कि चीन इन एरियाज में अपनी बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा है, और उसके लिए बिल्कुल तैयारी कर रहा है। और गोल्डी का आपने जिक्र किया, वहां पर भी लगातार हिमाकतें जारी हैं चीन की तरफ से। जी बिल्कुल कोचर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को और दे दें। भारत चीन विवाद पर चीन का सबसे बड़ा झूठ सामने आया है। LAC पर डिसएंगेजमेंट की जिम्मेदारी भारत की है, ये कह रहा है चीन। भारत ने LAC पर बदलाव की कोशिश की, भारत अपनी गलती सुधारे, ये चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें कहा गया है कि भारत अपनी गलती सुधारे। गलती किसने की, ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। और अब ठीकरा जो है वो भारत के सिर फोड़ता हुआ नजर आ रहा है चीन। तो ये जो झूठ है ये आखिर कब तक बोलता रहेगा चीन? अब तो झूठ की चालबाजी बंद करो, भारत पर है तनाव कम करने की जिम्मेदारी, ये कहा जा रहा है चीन की तरफ से। और तनाव की शुरुआत किसने की, गलवान घाटी में क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये तो दुनिया जानती है। डिसएंगेजमेंट की शुरुआत अब भारत करे। LAC पर भारत ने बदलाव की कोशिश की। दरअसल ये क्यों हो रहा है, ये बिलबिलाहट क्यों नजर आ रही है? क्योंकि अब स्ट्रैटेजिक हाइट्स पर, ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर हमारा कब्जा है, और इस इलाके में कहा यही जाता है कि जो ऊंचाई पर काबिज है सिकंदर वही है। सिकंदर अब भारत है, और यही वजह है कि अब भारत पर आरोप लगा रहा है चीन। सर्दियों के लिए रसद जुटा रहा है भारत, यह कहा जा रहा है चीन के आधिकारिक बयान में। LAC का बर्फीला मौसम भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी, बर्फ में भारतीय सैनिक टिक नहीं पाएंगे, यह कहा जा रहा है, और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ग्लेशियर पर चीन के मुकाबले कमजोर है भारत, LAC पर भारत से बेहतर चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीनी आर्मी ऊंची चोटियों पर पहुंचने में माहिर है, यह दावे करती हुई नजर आ रही है PLA। और चीन ये तमाम झूठ जो है वो दुनिया से बोलता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारियों में चीन जुटा हुआ है। डोकलाम के पास एयरबेस अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, एयरबेस अपग्रेड कर रहा है। एयरबेस पर एयरक्राफ्ट शेल्टर बना रहा है ड्रैगन। दौलत बेग ओल्डी में 6 नई आर्मी पोस्ट तैयार कर ली है चीन। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दौलत बेग ओल्डी में 6 आर्मी पोस्ट तैयार कर ली है चीन ने, यानी बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारियों में चीन भी जुटा नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत से युद्ध की तैयारी में पाकिस्तान भी है। बाजवा ने युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया है। वाघा बॉर्डर से 94 किलोमीटर दूर गुजरांवाला में बाजवा ने दौरा किया है। गुजरांवाला में पाकिस्तान आर्मी की वॉर ड्रिल हुई है। वॉर ड्रिल का जायजा लेने जनरल बाजवा भी पहुंचा था। वाघा बॉर्डर से 94 किलोमीटर दूर।
सीधे रुख करेंगे इस्लामाबाद में। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता कसवर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वॉर ड्रिल का जायजा लेने जनरल बाजवा पहुंचे हैं। कसवर, क्या मकसद नजर आता है और पाकिस्तान की ये तैयारियां क्या चीन के इशारे पर है? समीर, मैं तो बाजवा साहब के ये जो उन्होंने कल विजिट किया है वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, जिस तरह आपने बात की है गुजरांवाला में जाके प्रोफेशनल तैयारों का, उसमें एक प्रेस रिलीज के 2 लाइंस मैं आपको कोट कर लूं। उनका कहना ये था कि ISPR की तरफ से कि ये एक रूटीन की एक्सरसाइज थी जिनको बाजवा साहब वहां पे देखने गए। लेकिन अगर आप देखें इंडिया और चाइना के तनाजुर में, तो इस किस्म के मतलब पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वहां पे फ्रंट लाइंस पे जाना और तैयारों का जायजा लेना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रखती है। जिस तरह हम पहले भी आप भी डिस्कस करते रहे, हम करते रहे कि जैसे ही चाइना और इंडिया का स्टैंड अप जो है या इसमें कुछ थोड़ी सी गर्मी आती है तो पाकिस्तान उस पर पार्टी बनेगा। और मैं तो उनके जवानों के अंदर रहने को, कल विजिट करने को चाइना और इंडिया के स्टैंड ऑफ के तौर पे देख रहा हूं। जिस तरह पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है और सिर्फ ग्रीन सिग्नल का इंतजार है वहां से, चाइना से, और ये जो तैयारियों का जायजा है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल कसवर, आप सही कह रहे हैं कि जो मौजूदा स्थितियां हैं वो साफ इस ओर इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान सिर्फ चीन से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहा है। तैयारी पूरी कर ली गई है हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नो मैंस लैंड में नेपाल ने बनाई है अस्थायी पोस्ट। रक्सौल बॉर्डर के पास पोस्ट बनाने का खुलासा हुआ है। कोरोना की वजह से बॉर्डर सील करने के दौरान यह पोस्ट बनाई गई है। 100 अस्थायी पोस्ट को पक्का करने में जुटा है नेपाल। बॉर्डर से भारत पर नजर रखना चाहता है नेपाल। अब यह काम किसके इशारे पर हो रहा है? मनीष, कुछ अपडेट आप दे सकते हैं? हम तो सोच रहे थे कि नेपाल का रुख जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। देखिए, अगर आप देखेंगे खास करके जो ट्रायंगल वाला एरिया है, चाहे वो भारत चीन नेपाल का हो या भारत भूटान और चीन का हो, इन दोनों जगह पर चीन ने अपनी सेना लगा रखी है, अपने अत्याधुनिक हथियार लगा रखे हैं। यहां तक कि डोकलाम इलाके में यह भी खबर आई कि चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लगा रखा है। तो ऐसी स्थिति में जब भारत और चीन के बीच तनाव है, तब चीन अभी नेपाल सीमा पर भी कुछ फायदा उठाने की फिराक में है। लेकिन जानकार यह भी कहते हैं कि उन जगह पर हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इतनी मजबूत है कि चीन चाहकर भी कुछ खास नहीं कर पाएगा। नेपाल के रुख को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे विवेक काटजू साहब? बहुत ही कॉशियस रहेगा। इस वक्त वो जानता है कि उसकी अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से वो कुछ कदम उठा रहा है, लेकिन नेपाल ने अगर कोई भी एक अग्रेसिव मूव करी तो उसको भारत पूर्ण रूप से जवाब देगा। तो मुझे लगता है कि हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि नेपाल जो है वो लड़ाई चाहता है, क्योंकि नेपाल जानता है कि लड़ाई उसके फायदे में नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि नेपाल की जो मौजूदा सरकार है उसके संबंध चीन से बहुत अच्छे हैं, तो पोस्चरिंग होगी। ये सब पोस्चरिंग होती है, सिग्नलिंग होती है। लेकिन मैं अपने अनुभव के अनुसार ये कहता हूं कि हमें इसको कुछ गंभीरता से तो लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा गंभीरता से नहीं लेने की जरूरत। बिल्कुल नजर जरूर रखनी चाहिए, लेकिन ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। काटजू साहब बने रहे आप हमारे साथ। एक और अहम खबर हमारे पास ये आ रही है कि अमेरिका को डराने के लिए चीन ने नया पैतरा चलाया। वो पैतरा क्या है जान लीजिए। ईस्ट चाइना सी में चीनी आर्मी वॉर ड्रिल कर रही है। ताइवान बॉर्डर पर चीनी आर्मी की वॉर ड्रिल की तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रिल से अमेरिका को ताइवान से दूर रहने का संदेश दिया गया है। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी के ताइवान दौरे से पहले ये ड्रिल अंजाम दी गई है। तो अमेरिका को डराने के लिए चीन का यह नया पैतरा सामने आया है। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी के ताइवान दौरे से पहले यह ड्रिल अंजाम दी गई है और दरअसल इस ड्रिल के जरिए अमेरिका को ताइवान से दूर रहने का संदेश दिया गया है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि आज ताइवान के साथ अमेरिका पूरे तौर पर खड़ा हुआ है और यही वजह है कि ताइवान अब सीधे चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है चीन को। और इन जो वॉर ड्रिल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसे आप इसी से जोड़कर देख सकते हैं।
हमारे साथ राजेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह। आप किस तरह से देखते हैं सर इस पूरी घटना को? और ताइवान के साथ तो आज की तारीख में पूरी तरह से अमेरिका खड़ा है और यही वजह है कि ताइवान अब खुलकर चुनौती दे रहा है चीन को और उसके दबदबे को। अगर आप देखें समीर साहब, ये पूरा जो इस समय जो एक्टिविटीज चल रही हैं, एक चीज बहुत क्लियर हो गई है, वो ये कि चाइना जो है कई फ्रंट पर अभी एक्टिविटीज हो रही हैं चाइना के सामने। ताइवान फ्रंट पर है, साउथ चाइना सी पर है, हमारे सामने तो हो ही रही हैं ये एक्टिविटीज। चाइना कितनी जगह लड़ाई कर सकता है, ये जहां तक ताइवान की बात है, इस तरीके की वॉर ड्रिल्स पहले भी चाइना कई बार कर चुका है। और जब भी उसको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स काफी क्लोज आ रहा है ताइवान के, तो वो इस तरीके की धमकियां पहले भी देता रहा है। पर इस समय जो वर्ल्ड के हालात हैं, काटजू साहब शायद ज्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे। इस समय जो वर्ल्ड के हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि चाइना इस हालत में है कि वो मल्टी फ्रंट वॉर शुरू कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। वक्त हमारे पास इतना ही था, माफी चाहूंगा आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में, खास शो में जुड़ने के लिए। और ये सिलसिला लगातार TV9 भारतवर्ष पर आगे भी जारी रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।